गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका स्वागत है मॉर्निंग सेशन में। मैं हूं अंकित, मेरे साथ हिमांशु यहाँ पर मौजूद हैं। दो तीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे एशिया कप पर। एशिया कप का पूरा सिनेरियो हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं कि भारत जो है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। इसके साथ साथ अब उसको रीसेंट सपोर्ट मिली है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो कि इंडिकेट करती है कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने अपनी होस्टिंग राइट्स जो है वो एशिया कप के खो दी हैं। अब एक बयान आया निज़म सेठी की तरफ से। वैसे तो पाकिस्तान की तरफ से कई सारे बयान आते हैं, ये क्लैरिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा बयान सही है, कौन सा बयान गलत है। निज़म सेठी का जो रिसेंट बयान आया है उसके हिसाब से वो ये कहते हैं कि अगर भारत जो है एशिया कप खेलने नहीं आता पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा। हालांकि थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करता है दो दिन पहले की स्टेटमेंट। अगर आप देखेंगे निज़म सेठी की, तो वो स्टेटमेंट इंडिकेट करती है कि जो एसीसी की मीटिंग हुई उसमें निज़म सेठी ये बात करने गए थे 8 तारीख को कि जो बीसीसीआई है अगर वो वर्ल्ड कप खेलने का कोई सवाल ही नहीं, एशिया कप का सवाल नहीं है, उनको एक रिटन एश्योरेंस चाहिए बीसीसीआई की तरफ से, आईसीसी की तरफ से। और एश्योरेंस ये चाहिए कि अगर भारत जो है, अगर पाकिस्तान खिलाड़ी एक ही शर्त पर अपने प्लेयर्स को, पाकिस्तान प्लेयर्स जो है वो भारत आएंगे वर्ल्ड कप खेलने, जब बीसीसीआई या आईसीसी दोनों लिखित तौर पर ये लिख करके दे दे कि भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जिसको होस्ट करना पाकिस्तान को है, वहां पर शिरकत करेंगे। अब ये नहीं समझ में आता है कि जो रीसेंट स्टेटमेंट आया है एशिया कप के हवाले से वो कैसे आया। पाकिस्तान में इस वक्त अनरेस्ट चल रहा है। आपको पता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, काफी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब चल रही है। और जो पहले एक वाजे रीजन था सिक्योरिटी कंसर्न का भारत का, अब ये काफी ज्यादा पुख्ता हो चुका है। ना सिर्फ भारत के लिए, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स, अगर आप देखते हैं किसी कंट्री को आप ट्रैवल कर रहे हो और वहां इस तरह की सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पे कोई भी इस तरह का कदम उठाएगा कि उस कंट्री पे जाकर के क्रिकेट खेले, या कोई भी अगर आप ट्रेड की बात कर लें तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन ठीक नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली निज़म सेठी को भी पता है कि एशिया कप अब उनसे जा चुका है। अगर हिमांशु आप इसमें कुछ ऐड करें। बिल्कुल गहमा गहमी चल रही है कुछ टाइम से एशिया कप की होस्टिंग राइट्स को लेके, जिसमें पाकिस्तान अपने होस्टिंग राइट्स छोड़ना नहीं चाहता और भारत पाकिस्तान जाना नहीं चाहता। अब दूसरी तरफ पे देखें दूसरे एशिया के टीम्स की, तो जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल्स में खेलना मना कर दिया है, उन्होंने यूएई में भी खेलना मना कर दिया है। तो ये तीनों चारों तरफ से जो ये बातें हो रही है कि एशिया कप कहाँ होगा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा। अभी श्रीलंका ने हाल ही में बयान दिया कि वो यूएई जाके नहीं खेलना चाहता है, क्योंकि वो गर्मी वहां पे बहुत होती है उस टाइम पे, सितंबर के टाइम पे बहुत ज्यादा हीट होती है वहां पे, जिसके बाद उनके प्लेयर्स के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि उसके बाद तुरंत बाद ही एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेला जाएगा, और कोई भी बोर्ड अपने प्लेयर्स को रिस्क नहीं करना चाहता। क्योंकि पिछले 2018 के आईपीएल में भी हार्दिक पांड्या को इंजरी हुई थी, जिसके बाद वो कुछ टाइम तक बाहर रहे थे। तो ये देख के श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी इसके समर्थन में है कि जो एशिया कप हो वो कहीं यहाँ श्रीलंका में हो जाए, यानी तो फिर नहीं होगा तो कहीं और देखा जाए। क्या हो सकता है अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा, मोस्ट प्रॉब्ली अब लग रहा है कि पाकिस्तान किसको पता है कि होस्टिंग राइट्स उनसे छिन चुकी है, और इन केस पाकिस्तान डिसाइड करता है कि वो पार्टिसिपेशन नहीं इंश्योर करेंगे एशिया कप में, मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे लग रहा है, जो मेरा आकलन है, कि उस टाइम पे जो बीसीसीआई ने 5 नेशन का टूर्नामेंट प्रपोज किया था, शायद वो हो सकता है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं हिमांशु, वो रेवेन्यू वाली खबर आप बता दें। बिल्कुल, आईसीसी का नया रेवेन्यू सिस्टम, प्रॉफिट सिस्टम निकल गया है, का लिस्ट निकल के आई है, जिसमें बीसीसीआई 38.5% का जो प्रॉफिट है वो आईसीसी से अर्न करेगा, जिसमें उनके 89 करोड़ के अराउंड 1 ईयर के अराउंड की इनकम बनती है, जो कि एक तरीके से देखो तो लाजमी भी है, क्योंकि बीसीसीआई जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, उसके हिसाब से उसका उतना प्रॉफिट शेयर बनता भी है। दूसरे नंबर पे बात करें तो इंग्लैंड है, जिसका 6 पॉइंट कुछ समथिंग प्रॉफिट शेयर है, और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। तो बीसीसीआई एक बार फिर से टॉप पे आया है, जिसमें रेवेन्यू इनकम की अर्निंग में टॉप पर है, जिसपे एक बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि इंडिया पिछले कुछ टाइम से बहुत ग्रो कर रहा है और आगे भी ग्रो ऐसे ही करते रहेगा। बिल्कुल, अगर आप बेसिक फाइनेंस की बुक उठाकर भी पढ़ेंगे तो क्या कहती है बुक, यही कहती है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एज एन इन्वेस्टर, तो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मांगते हो, आप रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मांगते हो उस पर्टिकुलर चीज में, और आरओआई तो हर कोई मांगता है। बीसीसीआई ने काफी कुछ सालों से, अगर आप बीसीसीआई को मैं फॉलो कर रहा हूँ, काफी अच्छा खासा उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जो आईपीएल कराते हैं उससे भी पैसे जो है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तब तो खेलती नहीं, लेकिन पाकिस्तान जब खेलती थी फर्स्ट सीजन में तो उनके बोर्ड को भी पैसा देता था। अगर आप साउथ अफ्रीकन बोर्ड को देखते हैं, क्रिकेट साउथ अफ्रीका, तो उसको भी रेवेन्यू देता है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी रेवेन्यू देता है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी रेवेन्यू देता है। तो अगर आप उनका फाइनेंशियल मॉडल देखते हैं जो कितना इक्विप्ड है अपने आप में, चाहे वो रेवेन्यू शेयरिंग की बात कर लें, चाहे उनकी मर्चेंडाइज सेल्स की बात कर लें, टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात कर लें, तो बीसीसीआई ने जो इतना बड़ा मार्केट है भारत की, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कैपिटलाइज किया है।
और जो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उनको मिल रही है, आई थिंक वो उनकी देन है जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी है। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट होगी बीसीसीआई से, वो ये होगी कि जैसे फुटबॉल और क्रिकेट में देखिए डिफरेंस क्या आ जाता है कि फुटबॉल एक ग्लोबली बहुत ज्यादा बड़ा स्पोर्ट बन चुका है। जब एक फीफा वर्ल्ड कप आता है तो छोटी से छोटी कंट्रीज उसको देख रही होती है, क्योंकि उनके प्रतिनिधित्व यानी कि उनकी टीम जो है वहां पर खेल रही होती है, क्रोएशिया खेल रही होती है या फिर कोई भी ऐसी छोटी सी कंट्री आपको दिखती है जिसकी पॉपुलेशन साइज कम हो, वो खेल रही होती है। मुझे ये रिक्वेस्ट है बीसीसीआई से कि बीसीसीआई को अब इस क्रिकेट को ग्लोबली एक्सपेंड करना चाहिए। जैसे फ्रांस की बात कर ले, जर्मनी की बात कर ले, क्रोएशिया की बात कर ले, एशियन प्लेयर्स हर जगह अवेलेबल हैं। क्या क्रिकेट वहां पर एक्सपेंड हो सकती है? क्योंकि जब क्रिकेट ग्लोबली एक्सपेंड करेगी तभी ये फुटबॉल के लेवल पर पहुंच पाएगी, और बीसीसीआई के पास अब वो पावर है। वर्ल्ड की रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, अगर वो चाहे तो आईसीसी के साथ मिलकर के ये डिसीजन कर सकती है ताकि क्रिकेट हमें आने वाले वक्त पर जो हमारे फैंस हो, जो 20 साल के बाद फैंस बन रहे हैं या 10 साल बाद क्रिकेट के जो फैंस बनेंगे, वो कोई फ्रांस का फैन हो, कोई क्रोएशिया का फैन हो, क्योंकि उनकी टीम का रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पर आपको देखने को मिल रहा है। एक आखिरी खबर आपको बताते हैं सीएसके डीसी की। बिल्कुल, कल के मैच के बाद जो सीएसके का और दिल्ली का मैच हुआ चेपॉक में, जिसमें चेन्नई ने एक तरफा मुकाबले में, अब कहिए उन्होंने दिल्ली को हराया, उसके बाद लगभग ये तय हो चुका है कि दिल्ली टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और चेन्नई टॉप 2 में फिनिश प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मैथमेटिकली अभी भी कुछ गुंजाइशें बची हुई है, पर जहां तक लगता है दिल्ली बाहर ही है और चेन्नई अंदर है। कल की परफॉर्मेंस देखें तो चेन्नई ने कलेक्टिवली परफॉर्मेंस की कल, जिसमें किसी भी प्लेयर का स्कोर 25 से ऊपर तो नहीं गया, पर तब भी टीम का स्कोर 160 के पार पहुंचा। और उसके बाद उनकी बॉलिंग यूनिट भी बहुत अच्छा कर रही है। कल दीपक चहर ने भी विकेटें लेनी अच्छी चालू की हैं। उसके बाद मिडिल ओवर्स में जो धोनी जैसे मास्टरमाइंड वो स्पिनर्स को वो रोटेट करते हैं, तो उसके बाद कोई जो इतना छोटा सा टोटल लग रहा था उसको भी चेन्नई आराम से डिफेंड करने में सफल रही। बिल्कुल, आपको ये समझना पड़ेगा जो चेपक पर मुकाबला हो रहा है और खास तौर पे सीएसके मैनेजमेंट जो पिचेस बनवा रही है वो स्लोअर साइड की पिचेस बना रही है। और स्लोअर साइड की पिचेस का मतलब ये हुआ कि जो 130-140 रन आपको दिखते हैं बोर्ड पर, आपको लगता है कि आसानी से ये चेजेबल हो जाएंगे, लेकिन वो 140, 160, 170 के बराबर होते हैं, क्योंकि सीएसके के पास ऐसे गेंदबाज है, चाहे हम जडेजा की बात कर ले, मोइन अली की बात कर ले, मतीसा पतिराना की बात कर ले या महेश दीक्षिणा की बात कर ले, तो एन एक्सटेंड अब दीपक चहर भी आ गए। वो जो कंडीशंस हैं वो इनकी बॉलर्स को सूट करती है। आपको हैट्स ऑफ देना पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स को कि शुरुआत में उनके पास एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप नहीं थी, दीपक चहर नहीं थे, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था गेंदबाजी में, उसके बावजूद भी अगर नंबर 2 पर वो काबिज है तो धोनी की थिंक टैंक, धोनी की जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेट किया और अपने ट्रूप्स को जैसे मार्शल किया, वो एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। बात अगर दिल्ली की करें तो हमें लगा कि ऋषभ पंत की कमी उनको फेस हुई है, बट अगर ऋषभ पंत भी होते तो मेरा ये मानना है जैसी उनकी टीम थी, जिस तरह से टीम का सिलेक्शन उन्होंने किया, वो टीम ही इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो अच्छा कर पाती। दिल्ली जब अगले साल आएगी डेफिनेटली ऋषभ पंत वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी रोड टू रिकवरी पे वो चल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से वो गलत गए हैं। और जब नेक्स्ट ईयर आएंगे, नेक्स्ट एडिशन ऑफ आईपीएल में, तो काफी कुछ सोच करके आए, बिकॉज दिल्ली एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, इसकी अपनी एक फैन बेस है, बहुत सारे लोग दिल्ली को सपोर्ट करते हैं, बट टू एन एक्सटेंट जैसा वो खेले, honestly speaking they don't deserve to be in the playoffs. Anything else Himanshu? बिल्कुल, डीसी का परफॉर्मेंस देखें तो डीसी पिछले साल थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी रहते हुए, पर इस साल की मैनेजमेंट अगर देखें तो उनका कुछ जो इंडियन प्लेयर अक्षर पटेल जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता है, उनका हमेशा नंबर 6 पे भेजना, नंबर 7 पे भेजना। जब मैच लगभग फिनिश हो चुका है, आपके हाथ से मैच जा चुका है, उसके बाद उस प्लेयर को भेजना जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं डीसी मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती है, जो कि उन्हें टूर्नामेंट से बाहर करके रह चुकी है, और मतलब एक तरीके से बाहर ही है दिल्ली टूर्नामेंट से। वहीं सीएसके की बात करें तो पिछले साल नंबर 9 पे होना और इस साल नंबर 2 पे होना, तो जो उन्होंने जंप किया है, जो उन्होंने अपनी गलतियां सुधारी हैं, उनके प्लेयर्स जो इंजर्ड हुए थे, जैसे पिछले साल मुकेश चौधरी अच्छा कर रहे थे, इस साल वो अवेलेबल नहीं थे, स्टार्टिंग में आपके दीपक चहर भी अनअवेलेबल हो गए थे, जो स्टोक्स को आपने मिनी ऑक्शन में इतने ज्यादा प्राइस देकर खरीदा, वो भी ऑक्शन छोटे लोग बाहर हो गए, खिलाया नहीं उन्होंने। तो उसके बाद भी इतना अच्छा परफॉर्म करना, चेन्नई का नंबर 2 पे आना दिखाता है कि चेन्नई अपनी गलतियों से कितना सीखा है, उनको कितना अपने प्लेयर्स को उन्होंने ग्रूम किया है, अपने प्लेयर्स को उन्होंने बैक किया है, जिससे वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। बिल्कुल, तो आपके साथ इसी तरह से बने रहेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियो पाइपलाइन में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।